गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में यस लिख दो। आवाज आ रही है? ठीक है, स्लाइड विजिबल हो तो बताना प्लीज, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्लाइड विजिबल है सबको? करें क्लास स्टार्ट? जो भी डाउट्स हैं आप नोट डाउन कर लेना, क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल फार्मेसी का जो हमारा चैप्टर 4 है, वो जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी और कम्युनिकेबल डिसीज। इसमें हम माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत जितना भी अगर माइक्रोबायोलॉजी पे शॉर्ट नोट आता है वो डिस्कस करेंगे और कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? बेसिकली इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, बायोलॉजी मतलब आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी मतलब है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स या उन एजेंट्स को जो कि बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। दे आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आई, मतलब उन्हें हम नेक्ड आई से ऐसे बिल्कुल हम नहीं देख सकते, जैसे हमारे सामने पड़े ऐसे नहीं हम देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत होगी। क्या हो गया क्लास? Okay. So and the specialist which conduct these study is known as microbiologist। और जो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करता है, उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत ही मतलब हमारे हर तरफ है, ठीक है। एंड दे मे बी फाउंड इन कॉलोनीज एज वेल। कॉलोनीज मतलब काफी सारे एक साथ गुच्छे में भी हैं, ठीक है। द टर्म माइक्रोबायोलॉजी किसने दी थी? लुइस पैस्चर ने। इस पे आपको एमसीक्यू आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना कि टर्म है जो माइक्रोबायोलॉजी की वो किसने दी थी? वो दी थी लुइस पैस्चर ने, ठीक है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन है। अब है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या स्कोप है? पढ़ के आपको क्या पता चलेगा? तो माइक्रोबायोलॉजी का इम्पैक्ट है मेडिसिन पे, एग्रीकल्चर पे, फूड साइंस पे, इकोलॉजी पे, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी और भी काफी सारी फील्ड्स में इसका रोल है। मतलब अगर आपको ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होगी, आपको पता है छोटे छोटे जो भी हैं ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मेडिसिन में भी आपको हेल्प मिलेगी, खेती बाड़ी में भी हेल्प मिलेगी, फूड साइंस में भी हेल्प मिलेगी, जैसे कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं, ठीक है, वो इकोलॉजी में भी हेल्प मिलेगी, जेनेटिक्स में, बायोकेमिस्ट्री में, इम्यूनोलॉजी और भी काफी सारे फील्ड्स हैं जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। Medical microbiology deals with the diseases of humans and animals and identify and plan measures to eliminate agents causing infectious diseases। और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, अब एक एक इन्होंने उठा ली है। जैसे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या आप देखते हो कि ह्यूमंस को डिसीजेस कैसे होती है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। एनिमल्स को कैसे होती है और उनको एलिमिनेट करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, तो ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएगा। ऐसे ही बात करें एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उस पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि काफी सारे जो हम एग्रीकल्चर में प्लांट्स वगैरह उगाते हैं, ठीक है, तो उस पर काफी सारी डिसीजेस होने का खतरा होता है। फूड क्रॉप्स को वो हमारे क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी अगर आपको पता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में वही है कि आपको क्या करना है, फूड नहीं खराब होता आपका। अगर आप कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे डाल देते हो, आपको पता ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे अटैक कर सकता है, तो आप उस चीज को उससे बचा सकते हो। और जो फूड से होने वाली बीमारियां हैं उसको भी भगा सकते हो, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चीज बनाने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है, योगर्ट बनाने के लिए, दही वगैरह के लिए, अचार बनाने के लिए यूज करा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। तो ये इसके स्कोप है। तो अगर माइक्रोबायोलॉजी पे शॉर्ट नोट आएंगे तो हम लोग लिखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है, ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, एंड ये टर्म माइक्रोबायोलॉजी किसने दी थी, और आप लिखोगे स्कोप क्या है उसका, ठीक है। देन केम एपिडेमियोलॉजी। अगर एपिडेमियोलॉजी पे आपको शॉर्ट नोट आ जाए तो एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ डिसीजेज ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब ह्यूमन की पॉपुलेशन है जो, उसमें कोई भी डिसीज की आप स्टडी करते हो, ठीक है, कि ये डिसीज किस वजह से होती है, क्या क्या इसके कारण रहे हैं, ठीक है, क्या हम कर सकते हैं, कितना ये फैली हुई है, तो वो सारी स्टडी एपिडेमियोलॉजी में आती है आपके,
एपिडेमियोलॉजी को डिफाइन कैसे करते हैं? स्टडी और डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स इवेंट इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम्स। इतना नहीं याद होता, छोड़ दो। सिंपली हम क्या रखेंगे कि स्टडी है डिसीज की, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें लिखने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ कहाँ ये फैली हुई है, ठीक है वो, और उसको हम कहाँ अप्लाई, जो आपने अब पढ़ तो लिया कि ये डिसीज इतना होती है, यहाँ फैली हुई है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी एपिडेमियोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी की एम क्या है? डिस्क्राइब करना डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ डिसीज प्रॉब्लम, वही मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन कि कहाँ कहाँ फैली हुई है, कितना साइज में फैली हुई है, तो वो बताना। आइडेंटिफाई करना इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल मतलब होता है कॉजेज, क्या कारण है इस बीमारी के, वो जानना। डेटा देना जो कि प्लान, इम्प्लीमेंट और इवेलुएट करने में मदद करेगा हेल्थ प्रोग्राम्स को। जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है, अब उस अगर कोई नई जैसी बीमारी है तो उसके रिगार्डिंग जो हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स है हमें मिल जाएगा कि अच्छा इस जगह पे ये बीमारी ज्यादा फैली है, तो हम प्लान कर सकते हैं, कोई न्यू हेल्थ प्रोग्राम्स ला सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्राइब करना हेल्थ स्टेटस की, ये एक पॉपुलेशन है ये हमारी, इसका हेल्थ का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके एम्स में आती है। अब है एप्लीकेशंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एक तो कॉज पता लगाएगी, कारण पता लगाएगी डिसीज का, हेल्थ स्टेटस क्या है पॉपुलेशन का वो पता लगाएगी, ठीक है, कंट्रोल करने में हेल्प करेगी डिसीज के फैलने को, हिस्ट्री ऑफ डिसीज बताएगी, अच्छा पहले यहाँ फैला था, फिर यहाँ फैला, फिर यहाँ, एक हिस्ट्री की तरह चलेगी। प्लान करने में, इम्प्लीमेंट करने में, इवेलुएट करने में हेल्प करेगी हेल्थ प्रोग्राम्स को, ठीक है। और कंप्लीट करने में क्लिनिकल रिपोर्ट किसी भी डिसीज की, जैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, किस कारण से बीमारी हुई है, अब क्या इफेक्ट आ रहा है उससे, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पता लगाने में ये मदद करेगी, ठीक है। तो यहाँ आप एपिडेमियोलॉजी का यूज कर सकते हो। एपिडेमियोलॉजी आया, डेफिनेशन लिखोगे, एम्स लिखोगे, एप्लीकेशंस लिखोगे, ठीक है। अब है टर्मिनोलॉजी यूज इन एपिडेमियोलॉजी। वैसे ये टर्मिनोलॉजीज आपको लिख के नहीं आनी है, बट इस पे आपको शॉर्ट नोट, मतलब शॉर्ट नोट नहीं, डेफिनेशंस पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनके बीच में आपको फर्क पता होना चाहिए। एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक और पेंडेमिक। एंडेमिक क्या है? द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिसीज और इन्फेक्शियस एजेंट विद इन अ गिवन पॉपुलेशन ग्रुप और जियोग्राफिकल एरिया विदाउट इंपोर्टेशन फ्रॉम आउटसाइड, एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड। कंटिन्यू एक जगह पर एक डिसीज प्रेजेंट है, बाहर से नहीं लाई गई है लेकिन कांस्टेंट प्रेजेंट है, जैसे खांसी जुकाम आम है, ठीक है, वो होता रहता है सबको, तो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है ना, किसी ना किसी को हुआ ही होता है। फिर एपिडेमिक, एपिडेमिक के आउटब्रेक होना डिसीज का कम्युनिटी में। नॉर्मली जैसे किसी चीज के 100 ही केस आते थे साल में, अब एकदम से 500 आ गए एक महीने में, 700 आ गए एक महीने में, ठीक है। तो ये क्या है? आउटब्रेक, एकदम से डिसीज का बढ़ना कम्युनिटी एरिया में, नॉर्मल जितना हमारा एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा, ठीक है। डिराइव फ्रॉम अ कॉमन और अ प्रोपिगेटेड सोर्स, कहीं से भी हो सकती है वो हमें, ठीक है। Then came sporadic. Sporadic cases occur irregularly, haphazardly from time to time and generally infrequently. ठीक है, sporadic वो बीमारी होती है irregular, कभी कभार 10 साल में एक केस आया, ठीक है, टाइम टू टाइम होती है, इतनी कॉमन नहीं होती है, जैसे कि पोलियो, ठीक है। फिर है पेंडेमिक। पेंडेमिक का सबसे अच्छा एग्जांपल है कोविड आज की डेट में, है ना। मतलब एक है तो एपिडेमिक है, सडन ही एकदम से केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कंट्री टू कंट्री फैल रहा है। अब पहले एक ही जगह पे था, अब कंट्री टू कंट्री, अगर एक ही जगह पे केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, वो एपिडेमिक हो गया। अब कंट्री टू कंट्री वो जा रहे हैं तो वो हो गया पेंडेमिक। जैसे कि हमारा एड्स हो गया, कोविड-19, ये हमारे पेंडेमिक में आते, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन आ जाती है इनकी। अब हमारे पास है कम्युनिकेबल डिसीजेस, जो कि चैप्टर है हमारा, ठीक है। इनको हम इन्फेक्शियस डिसीजेस, इन्फेक्शियस क्यों बोलते हैं? एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैलती है, ठीक है। ये वो बीमारियां हैं जो कि इजिली ट्रांसमिट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होती है, हवा से, पानी से, खाने से, टच से ये फैलती है, ठीक है। ये कॉजेटिव एजेंट के बेस पे इनको आगे डिवाइड कर रखा है, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, हेलमिंथ, फंगल, रिकेशियल और स्पाइरोचिटल। बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया करेगा, डिफ्थेरिया, टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, 2-3 इनके एग्जाम्पल याद कर सकते हो अगर कम्युनिकेबल डिसीज पे शॉर्ट नोट आता है, ठीक है। वायरल डिसीज में मम्प्स, मीजल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रेबीज, ये हो गए। प्रोटोजोन में मलेरिया, मीबिएसिस, कालाजार हो गया। हेलमिंथ में एस्केरियासिस, फिलारियासिस, लिवर रोट हो गया। फंगल में फंगस वाली रिंग वॉर्म, एथलीट फुट, फंगस लग जाती है, वो बीमारी होगी। रिकेशियल में टाइफस फीवर, क्यू फीवर, ट्रेंच फीवर, ये हो गया। और स्पाइरोचिटल में हमारी सिफिलिस आ गई। तो ये आपको बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोल, हेलमिंथ, फंगल, रिकेशियल, स्पाइरोचिटल, ये तो लर्न करना है। इनके 2-3 एग्जाम्पल आप अंदर लर्न कर सकते हो, ठीक है।
फिर आती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, नाम से पता लग रहा है रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। ये इन्फेक्शन का है रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होती है बॉडी के, उन्हें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोलते हैं। बैक्टीरिया और वायरस करते हैं कॉमनली। इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर मतलब अपर वाला एरिया, वो में कॉमन कोल्ड नाक की होती है, इन्फ्लुएंजा हो गई, वूपिंग कफ हो गई गले की, टॉन्सिल्स की होगी टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस हो गई, लेरिंजाइटिस हो गई, ये हो गई। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो लंग से रिलेटेड आ जाती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, ये लंग्स से रिलेटेड है। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन सी आती है? जो लंग्स वाली इन्फेक्शन होती है, और अपर में बाकी ऊपर के जो सिस्टम्स में हो रही है ये। ठीक है, अब हमारी डिसीजेस शुरू है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं, सिर्फ डिसीजेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें चिकन पॉक्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। चिकन पॉक्स आम भाषा में जिसे बोलते हैं माता निकल गई, वही। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिसेला, वेरिसेला भी बोलते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि करता कौन है इसको? वेरिसेला जोस्टर वायरस करता है। ठीक है, इसीलिए इसे वेरिसेला बोलते हैं। एक्सट्रीमली कंटेजियस इन्फेक्शन है। कंटेजियस का मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे बहुत जल्दी जल्दी फैलती है। यूजुअली बिनाइन इलनेस ऑफ चाइल्डहुड, वैसे तो बचपन में ही ज्यादातर देखी जाती है। ठीक है, जिसमें बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं। कॉजेटिव एजेंट बता चुकी हूँ। एपिडेमियोलॉजी में आता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ से होता है? वायरस रिमेन प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी सिक्रीशन एंड ऑल्सो इन ब्लड। जो भी चिकन पॉक्स का पेशेंट है, उसके रेस्पिरेटरी, खांसते छींकते जो ड्रॉपलेट्स है उनमें प्रेजेंट होता है, खून में भी वायरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, कितना वो दूसरे बंदे को इन्फेक्ट कर सकता है? तो जब 1 से 2 दिन पहले रैश के शुरू होने से, रैशेज शुरू होते हैं उससे 1 से 2 दिन पहले से लेकर 4 से 5 दिन तक जब रैश आ जाते हैं, तब तक आपका पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, एज क्या है? मेनली चाइल्डहुड डिसीज है, लेकिन किसी भी एज में हो सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? मतलब जब वायरस आपकी बॉडी में एंटर हुआ तब से लेकर ड्यूरेशन से पहले साइन एंड सिम्टम तक, उस टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जैसे कि वायरस एंटर हुआ 6 तारीख को, लेकिन आपको सिम्टम आया 12 तारीख को, तो बीच में कितना गैप है? 6 दिन का। तो 6 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 21 दिन का होता है। ठीक है, ये कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, डायरेक्ट कंटैक्ट से फोमाइट इन्फेक्शन। फोमाइट मतलब कोई भी नॉन लिविंग चीज है जिसने आप पे टच किया, जैसे दरवाजे का हैंडल हो गया, पेन हो गया, किसी भी चीज से हो जाएगा। ठीक है, साइन एंड सिम्टम में रैशेस देखने को मिलेंगे, फीवर रहेगा, थकान रहेगी, खांसी आएगी, उल्टियां आएंगी, भूख नहीं लगेगी, फ्लूइड फिल ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, छाले हो जाते हैं पानी भरे, और नाक बहता रहेगा। ये इसके लक्षण है। फार्मासिस्ट क्या करेगा? इन्फेक्टेड पर्सन और उसकी फैमिली को बताएगा कि जो बंदा है वो 1 हफ्ते के लिए उसे अंदर कमरे में बंद कर दो, आइसोलेट कर दो। ठीक है, ये फैमिली को बोलेगा जो भी आप आर्टिकल्स पेशेंट यूज कर रहे हैं, पेन हो गया, दरवाजा हो गया, प्लेट हो गया, उसे अच्छे से डिसइंफेक्ट करो। एजुकेट करो फैमिली को बीमारी के बारे में, सब चीजें बताओ। ठीक है, देन केम इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या है? एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि आरएनए वायरस करता है। ठीक है, ये समटाइम्स इसे फ्लू भी बोला जाता है। कौन करता है इन्फ्लुएंजा वायरस? 3 तरह का होता है, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा सी। इन्फ्लुएंजा ए सिर्फ बर्ड को इफेक्ट करता है, ह्यूमंस को इफेक्ट करता है और मैमल्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, पंछियों को भी करता है, हमें भी करता है, और जो स्तनधारी और भी जीव है उनको करता है। इन्फ्लुएंजा बी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को इफेक्ट करता है, और इन्फ्लुएंजा सी भी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन केस है, कोई भी केस जिसको हो रखा है फ्लू उससे आगे फैलेगा। सब क्लिनिकल केस है, मतलब सब क्लिनिकल जो उसको खुद को सिम्टम नहीं आ रहे लेकिन उसके अंदर क्या है? वायरस है, तो होगा। इन्फेक्टिविटी पीरियड 7 दिन तक होता है बीमारी शुरू होने से तक। एज और सेक्स में क्या? सारे एजेस में हो सकता है, दोनों मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इम्यूनिटी, एक अटैक हो जाए, एक बार इन्फ्लुएंजा हो जाए तो वो आपको 8 से 12 महीने के लिए इम्यूनिटी दे देता है। 1 साल तक आपको इम्यूनिटी मिल जाती है, दोबारा इन्फ्लुएंजा नहीं होगा साल तक। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कुछ घंटों का होता है, 18 से 72 आवर्स का इसका हमारा इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, ये कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, लक्षण वही है, बुखार रहेगा, सर दर्द रहेगा, थकावट रहेगी, खांसी, जुकाम, बॉडी में दर्द होगा और गले में दर्द होगा। ठीक है, फार्मासिस्ट क्या करेगा? कम्युनिटी को बताएगा इसके बारे में कि टीकाकरण, इन्फ्लुएंजा का टीका लगता है वो लगवाओ, और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करो कम्युनिटी को। ठीक है, फिर आता है एवियन फ्लू। एवियन फ्लू जिसको हम बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। इट इज कॉज्ड बाय टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस। जो टाइप ए वाला इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो ये करता है, क्योंकि वो बर्ड को इन्फेक्ट करता था, वही है।
इट कैन बी सीन इन डोमेस्टिक, जो घर में पाले हुए, जो पोल्ट्री में रखे हुए बर्ड्स, उनमें भी हो सकती है, अदर स्पीशीज में भी हो सकती है। पॉजिटिव एजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है H5N1 और H7N9, ये है, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के कंटैक्ट विद सिक्रीशन ऑफ बर्ड की कोई भी सिक्रीशन निकल रही है, उससे अगर आप कंटैक्ट में आ गए तो आपको हो जाता है बर्ड फ्लू। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन का, लेकिन कई बार अप टू 17 डेज भी चला जाता है। इन्फेक्टिविटी पीरियड 3 से 5 दिन का है, एवरेज 3 से 5 या वीक तक का ही होता है इन्फेक्टिविटी पीरियड सबका, ठीक है। ये कैसे फैलेगा? इन्फेक्टेड बर्ड को छूने से, उनका ड्रॉपलेट से, उनको मारने से या उन्हें खाने से फिर हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कब कब ही उठेगी? शिवरिंग होगी, हाई टेम्परेचर रहेगा आपका, ठीक है, मसल में पेन होगी, सर दर्द होगा, खांसी होगी, छाती में दर्द होगा, कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है, कंजक्टिवा की इन्फ्लामेशन हो सकती है। फार्मासिस्ट क्या करेगा? एजुकेट करेगा कम्युनिटी को इस बीमारी के बारे में, एजुकेट करेगा कैसे हाथ धो अच्छे से, हेल्थ एजुकेशन देगा, फ्लू शॉट्स लगते हैं, फ्लू के टीके लगाए जाते हैं, वो लगवाओ, और प्रॉपरली ढंग से जो मीट वगैरह खा रहे हो वो पका के खाओ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी H1N1, वो H5N1 था, ठीक है, ध्यान रखना, ये H1N1 है जिसे हम स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ पिग, सुअरों को इफेक्ट करती है, रेयर है, लोगों में नहीं होती, लेकिन कभी कभार वर्ल्ड वाइड में आए थे केसेस इसके, जैसे 2009 में स्वाइन फ्लू काफी ज्यादा फैला था। ये वो इन्फ्लुएंजा ए करता है इसे। एपिडेमियोलॉजी वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलेगा, या फोमाइट से, वही डोर से टच हो गए, ऐसी ऐसी चीजों से। 1 से 4 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है, हफ्ते तक इन्फेक्टिविटी रहेगा इसका, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही है, पिग से फैलेगा, क्लोज कंटैक्ट से फैलेगा, ठीक है, या आप सांस ले रहे हो सेम एनवायरमेंट में तब फैलेगा। वही है, शरीर में दर्द, खांसी, बिल्कुल सेम वही लक्षण दिखेंगे। फार्मासिस्ट क्या करेगा? कोई वैक्सीन नहीं है इसका स्वाइन फ्लू का, इसलिए एजुकेट ही करोगे लोगों को कि कैसे फैलता है ये। एजुकेट करो कम्युनिटी को कैसे अपने बेसिक पर्सनल हाइजीन रखना है, साफ सुथरा रखना है, हेल्थ एजुकेशन दो, कुक करके खाओ मीट, वॉश और सैनिटाइज करो अपने हाथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा SARS। SARS क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी एक कम्युनिकेबल वायरस डिसीज ही है, ठीक है। ये हमारा न्यू स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, सार्स, ठीक है। पहले आया था हमारे पास सार्स आया था, फिर मर्स आया था, फिर हमारा ये कोविड था, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट है, वायरस बिलोंगिंग टू कोरोना वायरस के खानदान से ही कोई करता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वही है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिन का है, बट कई बार 10 दिन तक भी हो जाता है। कैसे फैलेगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सरफेस कंटैक्ट और फोमाइट इन्फेक्शन, सबका ऑलमोस्ट सेम है, वही लक्षण है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम, कुछ नहीं है इसमें न्यू। फार्मासिस्ट क्या करेगा? इंस्ट्रक्ट करेगा पेशेंट को अलग होने के लिए जिसको इन्फेक्शन है, हेल्थ एजुकेशन दो, बिल्कुल सेम वही वाले आपके आएंगे जो कोरोना के आते हैं, आप लोग करते हो, पेशेंट को अलग रख दो, हेल्थ एजुकेशन दो, बेसिक हाइजीन रखो, हाथ धो, मास्क पहनो, पूरी हिस्ट्री लो कि किस किस से वो मिला है, ठीक है, उन सबको पकड़ो और एडवाइस करो PPE पहनो अगर आप पेशेंट के पास जा रहे हो तो, ठीक है। ये फिर हमारे कोविड-19 भाई साहब जी, ये आजकल ट्रेंडिंग मुद्दा है तो पेपर में आ भी सकता है। कोविड-19 इज कॉज्ड बाय नोवल कोरोना वायरस, जिसे हम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सार्स बोलते हैं, ठीक है, वही उसी के खानदान का। सार्स कोरोना वायरस 2, सार्स कोव 2 बोलते हैं इसे। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाई वुहान में मिला था, चाइना में, पूछ सकते हैं MCQ में। सार्स कोव 2 करता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन सबको पता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्लोज कंटैक्ट में आने से। 1 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है इसका, 10 दिन तक इन्फेक्टिविटी रहती है इसकी। ओल्ड पीपल विद मेडिकल कंडीशन, उन्हें ज्यादा इफेक्ट करता है ना, जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं या जो जिनको ऑलरेडी कोई बीमारियां है, डायबिटीज, BP, उनको करता है। कैसे फैलेगा? डायरेक्ट कंटैक्ट से फैलेगा, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, टच करने से, कंटामिनेटेड सर्फेसेस को, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम मुझे जल्दी जल्दी बताओ इसके लिख के कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं कोविड में, ये तो सबको ही पता होगा, जल्दी जल्दी मुझे बताओ कोविड में हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कौन से लक्षण हमें पेशेंट में देखने को मिलते हैं। किसी को नहीं पता? खांसी, जुकाम, अच्छा, और
ब्रेथलेसनेस, न्यूमोनिया, कफ, कोल्ड कफ, फीवर। ओके, चलो देखते हैं हम क्या देखने को मिलता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, बुखार, फीवर, टायर्डनेस, थकान रहेगी, खांसी रहेगी, बॉडी में दर्द होगा, गले में दर्द होगा, टेस्ट चला जाता है, स्मेल चली जाती है, स्किन पे रैशेज हो जाती है, सर दर्द है, सांस नहीं आता, छाती में दर्द होता है। ये सारे लक्षण हमें कोविड के टाइम पे देखने को मिलते हैं। फार्मासिस्ट क्या कर सकता है? वही सब लोगों को बताएगा, कम्युनिटी को बोलेगा एक जगह इकट्ठे ना हो, 6 फीट की दूरी रखो, टीका लगवाओ, भीड़ में मत जाओ, ठीक है, माउथ को कवर करो जब खांसते छींकते हो, मास्क पहनो और अपनी सराउंडिंग्स में साफ सफाई रखो। यही सब ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मतलब लंग्स तक नहीं गया, ऊपर ऊपर ही हमारा ये रहता है। कौन सा? हमारा डिफ्थीरिया, ठीक है। विच इज कॉमन इन चिल्ड्रन, बच्चों में ये आमतौर पे ज्यादा कॉमन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज में, जो हमारी इंडिया जैसी कंट्रीज है उनमें। करता कौन है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेरिया, ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, ठीक है जी। एपिडेमियोलॉजी, पेशेंट से होता है या करियर, जिसके मतलब जिसको साइन एंड सिम्टम्स नहीं आ रहे लेकिन वो क्या है, अपने अंदर जो वायरस है उसे लेके चल रहा है, ठीक है। इन्फेक्टिविटी पीरियड 14 से 28 दिन का होता है। एज मोर कॉमन बच्चों में होता है, 1 से 5 साल के बच्चों में। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन का होता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, फोमाइट इन्फेक्शन होती है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हमें बुखार रहेगा, थकावट रहेगी, ग्रे या येलो, इंपॉर्टेंट है ये, ग्रे या येलो कलर के पैचेस दिखेंगे हमें, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, ठीक है, और नाक हो गया या उससे पीछे फेरिंग्स एरिया, लेरिंग्स एरिया हो गया, वहां पे हमें पैचेस देखने को मिलेंगे, ग्रे कलर के, येलो कलर के धब्बे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये अब है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या करेगा? डीपीटी का टीका लगवाओ, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, यही होता है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। तो डिप्थेरिया ही पढ़ रहे हैं वो। पेशेंट को बोलो अलग हो जाओ, बेसिक हाथ धोने की प्रैक्टिसेस करो, पर्सनल हाइजीन रखो, हेल्थ एजुकेशन दो। एक चीज कॉमन है, जैसे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट से फैल रही है, तो हैंड हाइजीन, एजुकेशन दो कम्युनिटी को, ये चीजें तो सब में लिख के आनी है ऑलमोस्ट, ठीक है। देन केम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या? हाईली इन्फेक्शियस डिसीज है, लंग्स की होती है, और ये हमारी पूरी बॉडी को भी, मतलब और भी पार्ट्स को, जैसे ब्रेन में चली जाती है, ठीक है, स्पाइन में हो जाती है, यूट्रस में हो जाती है, कहीं भी हो जाती है। पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ह्यूमन सोर्स है, बोवाइन सोर्स, बोवाइन मतलब जो हमारे कैटल्स होते हैं, हमारे गाय भैंस, उनसे भी हो जाती है। इन्फेक्टेड मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स पीने से भी हो जाती है उनके। एज क्या है? 15 to 54 ईयर्स। इसमें ज्यादा कॉमन होती है लेकिन कभी भी हो सकती है, ज्यादातर आदमियों में देखने को मिलती है औरतों के मुकाबले, ठीक है। सेवरल मंथ्स टू फ्यू ईयर्स तक ये चलता ही रहता है, इन्फेक्शन फैलाता ही रहता है, ठीक है, अगर ढंग से हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल इन्फेक्शन, या तो एक बार ही हो गया फिर हो जाएगा, या बीसीजी इन्फेक्शन, बीसीजी का टीका लगता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? टीबी के लिए। तो पूछा जाए बीसीजी का टीका क्यों लगता है? टीबी के लिए। टीबी के लिए कौन सा टीका लगता है? बीसीजी, ठीक है। बैसिले कैलमेटिक यूरिन इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, ठीक है, क्लोज कंटैक्ट से, पुअर वेंटिलेशन से, ओवर क्राउडिंग है कहीं पे, वहां तब होता है। लॉन्ग एपिसोड्स ऑफ कफिंग, खांसते ही रहता है बंदा, है ना, कहते हैं 40 दिन से ज्यादा है, 2 हफ्ते ज्यादा की खांसी हो, 40 नहीं 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी हो तो टीबी केंद्र में जांच कराएं, है ना। फीवर होता है, बुखार हो जाता है इवनिंग के टाइम पे, वजन घटने लग जाता है, भूख नहीं लगती, ये सब चीजें हो जाती है। फिर इसके लिए हम करते क्या? डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेंटॉक्स टेस्ट सुना होगा आपने, मेंटॉक्स या ट्यूबरक्लिन टेस्ट भी बोलते हैं, वो करते हैं टीबी के लिए। एक इंजेक्शन है, ठीक है, हम ट्यूबरक्लिन इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में, ठीक है, और फिर उसका 48 घंटे तक रिजल्ट चेक करते हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट क्या करेगा? सर्वे करेगा, केस फाइंड करेगा कम्युनिटी में, इन्फेक्टेड पीपल को अलग रखेगा, बेसिक पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, बीसीजी का टीका लगवाओ, पीपल को बताओ इस डिसीज के बारे में। और डॉट्स थेरेपी, डॉट्स क्या होता है हमारा? किसी को पता है डॉट्स थेरेपी के बारे में? डॉट्स क्यों दिया जाता है? डॉट्स हमारा ट्रीटमेंट चलता है किसके लिए? टीबी के मरीज के लिए, ठीक है, ये दिया जाता है। इबोला वायरस नेक्स्ट है। इबोला वायरस काफी ज्यादा रेयर है लेकिन एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है और अदर ऑर्गन्स को, जिसकी वजह से ब्लड में क्लॉटिंग सेल्स खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ग्रुप है इबोला का जो करता है, इबोला वायरस, सूडान वायरस, बोम्बाली वायरस, ताई फॉरेस्ट वायरस, ये इबोला के भाई बहन है सारे,
ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज मतलब जो कि जानवरों से होती है, जैसे एप्स हो गए, मंकीज हो गए, बंदर वगैरह, इनसे होती है। इन्फेक्टिविटी पीरियड 21 से हमारी 42 डेज की होती है। एज हायर इन चिल्ड्रन, बच्चों में ज्यादा होता है, जो 2 साल से छोटे हैं, या एडल्ट में भी हो सकता है। ठीक है। और इंक्यूबेशन पीरियड इनका 2 से 21 दिन का होता है। ठीक है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ब्लड और बॉडी फ्लूइड कंटैक्ट, फोमाइट इन्फेक्शन हो गया, सीमन ऑफ अ मैन हु रिकवर्ड फ्रॉम इबोला वायरस डिसीज, इबोला वायरस से ठीक हुआ है, ठीक है, अब उसके सीमन में आएगा, उसके कंटैक्ट में आप आए हो तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है। ये साइन एंड सिम्टम में फीवर, बुखार, फटीग, थकावट, मसल पेन, हेडेक, सोर थ्रोट, वॉमिटिंग, डायरिया, रैशेज और इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हमें इसमें देखने को मिल जाती है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट क्या करेगा, उसके इन्फेक्टेड मतलब जो फ्रूट बैट्स हैं, जो हमारे चमगादड़ होते हैं, बंदर हो गए, उनको से दूर रहो। ठीक है। और हमारा जो कच्चा मांस खाना है वो बंद करो। ठीक है। और ग्लव्स, अगर एनिमल्स को भी आप हाथ लगा रहे हो तो ग्लव्स पहन के लगाओ। ठीक है। उनकी जो बॉडी की सिक्रीशंस है वो आप अपने से दूर रखिए। ठीक है। और बेसिक पर्सनल हाइजीन, हाथ धोना, मास्क पहनना, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम पढ़ रहे हैं वायरल हेपेटाइटिस, ये हम कल कवर करते हैं। ठीक है। सो अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। डाउट है किसी को कुछ आज की क्लास में? नहीं है? चलो फिर क्लास एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं कल। इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, इसमें डिसीजेज ही रह गई हैं थोड़ी बहुत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।